कांग्रेस पार्टी के अब तक के 5 सबसे अच्छे अध्यक्ष कौन थे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 5 पर है राजनीति के वो खामोश चाणक्य जिन्हें खुद कांग्रेस ने इतिहास के पन्नों में कहीं पीछे धकेल दिया, पीवी नरसिम्हा राव जी। साल 1991 का वो दौर याद कीजिए। राजीव गांधी जी की अचानक शहादत के बाद पार्टी अनाथ हो चुकी थी। नेता आपस में ही एक दूसरे की टांग खींच रहे थे और देश आर्थिक कंगाली की कगार पर खड़ा था। ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव जी दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर राजनीति से संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन किस्मत का पासा ऐसा पलटा कि दिल्ली के दरबार ने उन्हें सीधे कांग्रेस अध्यक्ष और फिर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी का यह कार्यकाल कांग्रेस के लिए किसी कांटों के ताज से कम नहीं था। उनके पास लोकसभा में बहुमत नहीं था, सरकार अल्पमत में थी, लेकिन उन्होंने अपनी साइलेंट राजनीति से पूरे 5 साल सरकार चलाकर दिखा दिया। उनके बारे में यह कहा जाता था कि वो 10 भाषाएं बोल सकते थे, लेकिन जब फैसला लेना होता था तो वे बिल्कुल चुप रहकर विरोधियों के छक्के छुड़ा देते थे। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाकर देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोले और गिरती अर्थव्यवस्था को बचा लिया। लेकिन राजनीति का दस्तूर है कि बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं, पर क्रेडिट किसी एक को ही मिलता है। राव जी ने पार्टी को बिखरने से बचाया, सरकार बचाई, पर उनकी इस कामयाबी से पार्टी के भीतरी कई दिग्गजों के पेट में दर्द होने लगा। उनके कार्यकाल के आखिरी दिनों में अर्जुन सिंह जी और नारायण दत्त तिवारी जी जैसे कद्दावर नेताओं ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। राव जी ने नेहरू गांधी परिवार से बाहर रहकर संगठन को जिंदा रखा, लेकिन अंत में पार्टी ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया कि उनके मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के अंदर तक नहीं ले जाने दिया गया। यह राजनीति की वो कड़वी सच्चाई है जो बताती है कि यहाँ सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है। नंबर 4 पर नाम आता है उस नेता का जिसने तब कमान संभाली जब कांग्रेस की नैया पूरी तरह डूबने वाली थी, सोनिया गांधी जी। साल 1998 की बात है जब कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी जी हुआ करते थे। उनके दौर में कांग्रेस की हालत ऐसी खस्ता थी कि पार्टी के नेता ही एक दूसरे की धोती खींचने में व्यस्त थे। ममता बनर्जी जी और शरद पवार जी जैसे बड़े नेता अपनी अलग ढपली और अपना अलग राग अलाप कर पार्टी तोड़ चुके थे। तब थकी हारी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी जी के घर के चक्कर काटने शुरू किए और उनसे पार्टी की कमान संभालने की गुहार लगाई। सोनिया गांधी जी जब अध्यक्ष बनी तो उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ था। विदेशी मूल का मुद्दा हवा में तैर रहा था और विपक्ष उनके राजनीतिक अनुभव पर लगातार तंज कस रहा था। लेकिन सोनिया गांधी जी ने सबको अंगूठा दिखाते हुए वो काम किया जो कांग्रेस के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने कांग्रेस के पुराने अहंकारी रवैये को साइड में रखा और क्षेत्रीय दलों के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की राजनीति सीखी। साल 2004 के चुनाव में जब बीजेपी इंडिया शाइनिंग के रथ पर सवार होकर जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, तब सोनिया गांधी जी ने चुपचाप यूपीए गठबंधन तैयार करके सबको चौंकाते हुए सत्ता में वापसी कर ली। सोनिया गांधी जी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक तब देखने को मिला जब उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को लात मार दी और मनमोहन सिंह जी को देश का पीएम बना दिया। ऐसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस एक फैसले ने विपक्ष के विदेशी मूल वाले सारे तीरों को हमेशा के लिए कुंद कर दिया। सोनिया गांधी जी कांग्रेस के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पूरे 19 साल तक अध्यक्ष रहीं, जिसमें कांग्रेस ने लगातार 2 बार केंद्र में सरकार बनाई। हालांकि उनके कार्यकाल के आखिरी सालों में भ्रष्टाचार के आरोपों और रिमोट कंट्रोल सरकार के तानों ने पार्टी की छवि को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन संगठन को डूबने से बचाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। नंबर 3 पर आते हैं भारतीय राजनीति के असली किंग मेकर के कामराज जी। साल 1964 से 1967 के बीच का दौर कांग्रेस के इतिहास का सबसे नाजुक और हाई वोल्टेज ड्रामे वाला दौर था। जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद दिल्ली के गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब नेहरू के बाद कौन। मोरारजी देसाई जी जैसे वरिष्ठ नेता अपनी शेरवानी सिलवाकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे, लेकिन संगठन की कमान संभाल रहे थे के कामराज जी के इरादे कुछ और ही थे। के कामराज जी एक ऐसे नेता थे जो ना तो अंग्रेजी जानते थे और ना ही हिंदी, लेकिन मद्रास में बैठकर वे दिल्ली की पूरी राजनीति को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। उन्होंने बहुत ही चतुराई से मोरारजी देसाई जी के दावों को दरकिनार किया और लाल बहादुर शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया। अब यह उथल पुथल शांत भी नहीं हुई थी कि साल 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। एक बार फिर मोरारजी देसाई जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी, लेकिन के कामराज जी ने
फिर से पांव पलटा और इस बार उन्होंने नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी जी का नाम आगे कर दिया। के कामराज जी ने उस समय सोचा था कि इंदिरा गांधी जी एक गूंगी गुड़िया की तरह काम करेगी और संगठन के पुराने नेता जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ कामराज जी से बहुत बड़ी चूक हो गई। वे भूल गए थे कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुई। इंदिरा गांधी जी ने सत्ता हाथ में आते ही अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। खैर, के कामराज जी का वो प्रसिद्ध कामराज प्लान आज भी राजनीति में मिसाल है, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे दिलवाकर उन्हें संगठन के काम में लगा दिया था ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। के कामराज जी खुद कभी प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन उन्होंने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए। उनका यह कार्यकाल दिखाता है कि संगठन का अध्यक्ष अगर मजबूत हो तो वह सरकार की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। नंबर 2 पर हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक कांग्रेस के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू जी। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है और अब इस पार्टी को भंग कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी जानते थे कि इस नए और बिखरे हुए देश को एकजुट रखने के लिए कांग्रेस नाम की इस राजनीतिक मशीन की सख्त जरूरत है। साल 1951 में कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध छिड़ गया। उस समय पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, जिनकी विचारधारा दक्षिण पंथ की तरफ झुकी हुई थी, जबकि नेहरू जी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मॉडल पर चलना चाहते थे। इस अंदरूनी लड़ाई में जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी का इस्तीफा देते ही पूरे कांग्रेस में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस समय नेहरू जी ही कांग्रेस के सबसे बड़ा चुनावी चेहरा थे। वहाँ के नेताओं को तुरंत समझ आ गया कि नेहरू जी के बिना चुनावी बैतरणी पार करना नामुमकिन है। नतीजा यह हुआ कि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और साल 1951 से 1954 तक जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाली। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने इस कार्यकाल में एक ऐसी लकीर खींच दी जो आज भी कांग्रेस की पहचान बनी हुई है। उन्होंने यह तय कर दिया कि सरकार का मुखिया यानी प्रधानमंत्री ही पार्टी का असली बॉस होगा और संगठन का अध्यक्ष उसके विजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने साल 1952 का पहला आम चुनाव भारी बहुमत से जीता। उन्होंने देश के कोने कोने में कांग्रेस का ऐसा ताना बाना बुना कि अगले कई दशकों तक विपक्ष के लिए दिल्ली की गद्दी सिर्फ एक सपना बनकर रह गई। नेहरू जी ने कांग्रेस को एक जमीनी आंदोलन से निकालकर एक बेहद अनुशासित और चुनावी रूप से अजय राजनीतिक दल में बदल दिया। और अब नंबर 1 पर आती हैं भारत की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। अगर आप मुझसे पूछें कि आज़ादी के बाद कांग्रेस अपने पूरे इतिहास में पावर और दबदबे के मामले में अपने चरम पर कब थी, तो वो दौर सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी का ही था। साल 1969 की बात है, जब कांग्रेस के पुराने और बुजुर्ग नेताओं के गुट, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया था। आमतौर पर कोई नेता पार्टी से निकाला जाता है तो वह नई पार्टी बनाकर होता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी अलग ही मिट्टी की बनी थी। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं पार्टी से नहीं निकली हूँ, बल्कि असली कांग्रेस ही मेरे साथ है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी पुरानी कांग्रेस के मुकाबले अपनी नई कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंदिरा बनाई। उन्होंने पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का पूरी तरह से सफाया कर दिया और सारी ताकत को एक ही केंद्र यानी अपने हाथ में समेट लिया। साल 1971 के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ को ऐसा नारा दिया कि देश की गरीब जनता ने उन्हें पलकों पर बैठा लिया। इसके बाद 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने के बाद तो उनका कद इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस के नेता नारा लगाने लगे, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। यह वो दौर था जब कांग्रेस में अध्यक्ष की कुर्सी का मतलब सिर्फ इंदिरा गांधी जी और हाँ में हाँ मिलाना रह गया था। साल 1977 में इमरजेंसी के काले दाग के बाद जब कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हारी और जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें जेल तक भेज दिया, तो लोगों को लगा कि अब इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने फिर से बाजी पलटी। वे बिहार के बेलछी में बाढ़ के पानी के बीच हाथी पर सवार होकर पीड़ितों से मिलने पहुंच गईं। इस एक विजुअल ने पूरे देश का माहौल बदल कर रख दिया और साल 1978 में वे दोबारा कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और 1980 में भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल यह साबित करता है कि कांग्रेस जब अपने सबसे बड़े संकट में होती है तो उसे किसी सामूहिक नेतृत्व की नहीं, बल्कि एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत होती है जो अकेले दम पर पूरी बाजी पलट सके। उनके समय में कांग्रेस संगठनात्मक रूप से भले ही कमजोर भी हो, लेकिन राजनीतिक ताकत और सत्ता के रसूख के मामले में वह अपने सबसे ऊंचे शिखर पर थी।